सौतेली माँ। पाँव से कांटा निकलते हुए नन्हे करीम की चेन निकल गई। वो ईडी को दोनों हथेली से दबाते हुए पुकारा, हाय अम्मा। वो महबूब तो साकिन बैठ गया और सामने वीरान खेतों पर निगाहें गारती यूँ मालूम होता था जैसे अपनी माँ की आवाज़ का मुंतज़िर है। मेरे अनमोल लाल में आई, मैं अभी कांटा निकाल देती हूँ। इसके सर पर एक कौवा काएँ काएँ करता हुआ गुजरा और लड़खड़ाता हुआ एक झाड़ी में जा गिरा। करीम भूल गया इसके पाँव में कांटा है। वो लंगड़ाता हुआ भागा और कफ़े को पकड़ लिया। वो अपने पैरों को फड़फड़ाने लगा, उड़ने की कोशिश की, मगर इसका दाहिना बाजू जख्मी हो चुका था। करीम ने ज़मीन से मिट्टी उठाकर इसके जख्म पर छिड़की। 2-4 ठंडी सांसें थीं। कफ़े को आराम पहुंचा तो खुली हुई चोंच बंद कर हमें वहशत की बजाय इत्मीनान छिड़कने लगा। करीम ने बहुत से पत्ते इकट्ठे करके सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची चोटी पर जमाए हुए कौवे को 1 से 2 पर थप्पा कर वहाँ बिठा दिया और घर को लौट आया। इस मसरूफियात में इसके पाँव के दर्द में नुमाया कमी आ गई। वह एक किसान का इकलौता बेटा था। 1 साल हुआ इसकी माँ मर गई। इसके वालिद ने पिछले दिनों एक शादी कर ली थी, लेकिन अब ये नई माँ इससे अजीब तरह से पेश आती थी। वो बर्तन अंदर क्यों नहीं रखा? वो पुकार उठता, अंदर ही तो पड़ा है। वो इसके जबड़ों में खून सा जमाते हुए कहती, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? वो चीख कर कहता, बताया तो था मैंने। करीम ने कई बार महसूस किया कि खूंसी के ज़ोर से इसका दिल रुक गया है, लेकिन वो कम वक्त अचानक बेधड़क उठता और वह सहमी हुई नज़रों से एक और खूंसा सर पर मंडलाते हुए देखता। अव्वल तो उसने सौतेली माँ के खिलाफ सदा एहतजाज भी बुलंद की, छोड़ दे मुझे वरना मेरी अम्मी तेरी पोटियाँ नोच लेगी, छोड़ दे मुझे वरना तेरे अब्बा तुझे मार डालेगा। लेकिन एक दिन जब इसकी सौतेली माँ ने ये कहा कि तेरी माँ को तो कब्र के सांप और बिच्छू चिमटे पड़े होंगे, तेरे बाप का घर तबाह करके अगले जहाँ में आराम से थोड़ा रहेगी, तो नन्हा करीम गुस्से से बेबस होकर इस पर झपटा, मगर धक्का खाकर औंधे मुँह जा गिरा। दौड़ा बाप के पास गया और चीखने लगा, अब्बा, खाला ने मेरे दांत तोड़ दिए हैं, ये देखो तो, वो सूढ़ों से खून बह रहा है, ये देखो ना, मेरी कोहनी छिल गई हैं। वो कहती हैं तेरी माँ को सांप बिच्छू खा रहे हैं। वो झूठ पकती है, अब्बा, मेरी अम्मा हर रात आकर मेरा माथा चूमती हैं। तड़क की आवाज़ पर करीम का कान इसके बाप की उंगलियों में था। कान को एंटते हुए बोला, खाला के खिलाफ पक रहा है? अब तेरी माँ का राज नहीं रहा कि घर का गला निकाल कर दुकानदारों के आगे जा डाले और कुल छड़े उड़ाए। अब इंसानों की तरह रहना पड़ेगा। इस दिन के बाद इसने बाप के आगे कोई शिकायत ना की। करीम ने न अपनी खाला के गुस्सों का जवाब किसी धमकी से दिया, बस चुपचाप घून से सह लेता और अपनी टूटी फूटी काट पर बाजू का तकिया बनाकर सो जाता। सुबह खून से सहकर फिर जाता, बाहर जाता, मवेशी चरा कर लाता और खून से सहकर सो जाता। इस दिन वो एक बैल के पीछे भागा तो इसके एड़ी में कोई बहुत लंबा कांटा चुभ गया। जख्मी कौवे को घोंसले में बिठाकर घर आया और अपनी टूटी फूटी खाट पर लेट गया। तो सहन के पल्ले सिरे पर बैलों के थानों के पास दिन रात पड़ी रहती थी। खाट क्या थी, एक झूला ही तो था, इसमें नन्हा करीम घुटने सीने से लगाए, बाजू जिस्म से चिमटाए पड़ा रहता था। इसकी खाला चूल्हे के सामने बैठी थी और इसका बाप पास एक पलंग पर लेटा हुक्का पी रहा था। इसकी खाला कहने लगी, अभी तक करीम नहीं आया, जाने गाँव में क्या करता रहता है। परसों की बात है, हमसाई के यहाँ गया और कहने लगा, मुझे मेरी नई माँ मारती है, रोटी नहीं देती, मैं भूखा हूँ, नंगा हूँ। अब इसे पूछो मेरे से कब मारा, मैंने इसे कब खाना नहीं दिया, कब कपड़े नहीं पहनाए। इस बच्चे को समझाओ, वरना ये घर घर खाने को मांगते फिरेगा और तुम शरीकों के सामने सर न उठा सकोगे। इस तकरीर के दौरान करीम ने एक तो बार आवाज़ दी, मैं आ गया हूँ अब्बा, मैं आ गया हूँ अब्बा, लेकिन ना इसके बाप ने कुछ सुना और ना ही खाला ने। तो वो सांस लेने के लिए रुकी तो करीम इनके करीब आया और बोला, मैं तो कब का बैठा हूँ खाला। इसका बाप हुक्का एक तरफ करके इसकी तरफ पड़ा, क्यों बे तेरी माँ क्या मरी कि तू हर बंधन से आज़ाद हो गया? घर घर मेरे गिले हो रहे हैं। एक थप्पड़ करीम के मुंह पर रसीद इसके जी में आई कि अब बाप के जुल्म के खिलाफ एहतजाज करे, मगर जुबान बेहिस्सों कर रह गई। वो चुपचाप उठा और अपनी खाट का रुख किया। आज लंगड़ा क्यों रहा है? इसके बाप ने पूछा। कांटा चुभ गया था जी, करीम ने दर्दनाक लहजे में जवाब दिया। आखिरी अल्फाज कहते हुए इसकी आवाज़ काम गई। इसका बाप गरजने लगा, कांटा चुभ गया? अमीर ज़ादे की आफत आ गई है क्या? लंगड़ा यूँ रहा है जैसे किसी ने पाँव ही उड़ा दिया है। इधर आ, सुई लेकर दिए के पास बैठ जा और निकाल इसे। करीम अंदर जाकर सुई ले आया। दिए के पास बैठकर एड़ी उठाई और सुई से
भुट्टे के इर्द गिर्द का गोश्त खरीदने लगा। रह रह कर इसे अपनी माँ याद आ रही थी, जो इसे हाथों पर उठाए रखती थी, जो उसके लिए किस्म किस्म की चीज़ें खरीद लाती थी, खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें। एक दिन पड़ोसन करीम के पाँव से कांटे निकाल रही थी। करीम की माँ कहती है, अरे ज़रा धीरे धीरे सुई फेर, पर ये समझ तो मेरे कलेजे पर सुई फेर रही है। करीम को ये बात बहुत याद आई तो इसकी चीख निकल गई। इसका बाप सहन के पल्ले सिरे पर बैलू के आगे घास डाल रहा था। इसकी खाला उठी और इसके पास आकर कहने लगी, क्यों भी लौंडे, रो क्यों रहा है? सांप ने डस लिया है क्या? इसने हसरत भरी निगाहें उठाई और खाला की घूरती हुई आंखों में काट दी। इसकी खाला ने इसकी गर्दन पर गुस्से से उल्टा हाथ मारा। करीम दिए पर जा गिरा। दिया लड़क कर इसकी गोद में आ गया। इसके कपड़ों को आग लग गई। लहराते हुए शोलों से चीखों का एक तूफान बुलंद हुआ। अप्पा अप्पा मेरे अप्पा मेरे अप्पा, मैं चल मरा। इसका बाप हवा की तरह इसके पास पहुंचा, खड़े पर खड़ा उंडेलना शुरू कर दिया। आग बुझ गई। और अब क्या होना था? अब ज़मीन पर कीचड़ में लथपथ बेहोश करीम आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लालटेन जलाई गई। करीम का दाहिना बाजू, दाहिनी रान और दाहिनी पसलियाँ पूरी तरह जल चुकी थी। खाल उठ चुकी थी और नीचे सफ़ेद सिर भी चमक रही थी। इसे चारपाई पर लिटा दिया गया। हकीम जी ने जख्मों पर मक्खन मलने को कहा और अब लोग चले गए। अब इसके बाप का दिल बसीजा। इसे अपनी बीवी की मखमूम रूह सामने मुंडीर पर अपना चेहरा हथेली में संभाले बैठी आंसू गिराती नजर आई। इसकी निगाहें अपने जले हुए बेहोश बच्चे पर गिरी हुई थी। फिर इसने तारों की तरफ उठते वक्त एक सिमत इशारा किया। करीम का बाप सबको समझ गया। इसे वो दिन याद आ गया जब शहर के बाहर बूढ़े नीम की टेढ़ी शाखों के घने साये में इन दोनों ने अपने वालिदैन की हम दुश्मनी से बेपरवाह होकर हमेशा के लिए एक होने का अहद किया था। इसके रोई रूसी पसीना फूट निकला और इसका सारा जिस्म सो गया। वो गहरे राजी तौर पर अपने बच्चे की तरफ बढ़ा, जिसने आंखें खोल दी थी और जिसकी सौतेली माँ रोटी पर घी डालकर खा रही थी। वो करीम के करीब गया, माथे पर हाथ फेर कर पूछा, मेरे करीम, कहाँ दर्द है? कहाँ दर्द है? तुम्हारे कहाँ दर्द है? बताओ ना मुझे, बताओ ना करीम, कि वहाँ मैं अपने कलेजे का खून निचोड़ दूँ। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो करीम? मेरे बच्चे, तुम मुझे इस तरह ना देखो। मेरे नन्हे, इस तरह तुम्हारे कमीने बाप के रूप पर नश्तर गिर जाते हैं। कहाँ दर्द है मेरे बच्चे, कहाँ दर्द है? बताओ ना। करीम बोला, एड़ी पर अब्बा। एक आवाज़ आई। वहाँ कांटा चुप गया था। करीम का बाप कलेजा पकड़ कर रह गया। अभी तक करीम को अपने चलने की खबर ही ना थी। वो बोले जा रहा था, अब्बा यहाँ एड़ी में इतना लंबा कांटा चुप गया है। खाला ज़रा सुई देना, मैं कांटा निकाल लूँ। फिर क्या था? करीम का बाप शिद्दत दर्द से बुलबुला उठा। हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे, मेरे करीम, तुम जल गए और तुम्हें मालूम ही नहीं है। अल्लाह तुम्हें जल्द अच्छा कर देगा और बहुत अच्छा कर देगा। मैं अपने करीम के लिए इतनी चीज़ें लाऊंगा कि मेरा करीम इन्हें उठा नहीं सकेगा। करीम का आहिस्ता आहिस्ता अपने जलने का एहसास हो रहा था, जो कि बहुत दर्दनाक था। इसका बाप इसकी रंगत की तब्दीली देखकर हरासा हो गया। अरे लाना, ज़रा खांड लाना, करीम के मुंह में डालू, तो पीला बड़ा है। वो घी में लुकमा भिगोकर बोली। करीम की सौतेली माँ, अच्छा हो जाएगा, बच्चे जलते ही रहते हैं। तुम पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी है। अच्छा हो जाएगा। कमबख्त, तुम क्यों अपनी जान हल्कान करते हो? इधर आओ, खाना खा लो। गरम गरम परोठे ठंडे हो रहे हैं। किसान के भारी जूतने से आगे बढ़ने की मोहलत ही न दी। लुकमा इसके मुंह से निकलकर फर्श पर जा गिरा और इसकी खोपड़ी तड़ातड़ जूते खाने लगी। इसने सारा मोहल्ला सर पे उठा लिया। करीम की सौतेली माँ ने, लोग मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। खैर, लोग जमा हो गए। उसे खामोश कराया, किसान को जब्त करने की तलकीन की और चले गए। करीम अब चरपाई पर बल खा रहा था। गोश्त के नन्हे नन्हे पुर्जे आप से आप गिर रहे थे। सारी रात इसका बाप इसके सहाने बैठा रहा। सुबह ही तो करीम ने घुटने से सर उठाते हुए कहा, अब्बा तुम मुझे मारोगे तो नहीं? किसान की आंखों से आंसू के चश्मे फूट पड़े। इसने इंतहाई जब से कहा, नहीं बेटा। करीम बोला, तो अब्बा एक काम तो करो, गांव के कोने पर नीम के दरख्तों को झुंड है। सबसे बड़े नीम की सबसे ऊंची टहनी पर एक कौवे का घोंसला है। इसे जाकर कुछ पानी और दाने डाल आओ। जाओगे ना अब्बा? करीम का बाप बोला, अभी जाता हूँ। करीम के बाप ने जवाब दिया। लेकिन करीम की इन बातों को नीम बेहोशी में हुल करने लगा।
کچھ دیر کے بعد کریم نے آنکھیں کھولتے ہوئے پھر کہا، کیا نہیں جاؤ گے ابا؟ ابھی جاتا ہوں میرے بچے۔ کریم یہ کہہ کر اٹھا، پانی کے لیے مٹی کا ایک چھوٹا سا پیالہ لیا، دانے مٹھی میں ڈال کر گاؤں کے مشرقی چراغا کی طرف گیا۔ بڑے نیند کی اونچی ٹہنی پر ایک کوا گھونسلے سے پر نکالے کائیں کائیں کر رہا تھا۔ وہ پر چڑھا، کوے کے پاس پانی رکھ دیا، دائیں بکھیر دیے۔ کوے کو اٹھا کر دیکھا، اس کا ایک بازو بری طرح زخمی تھا۔ وہ یہ معاملہ نہ سمجھا، اس کا دماغ گھومنے لگا۔ واپس ہوتے وقت ایک شخص سے پوچھا، کہاں گئے تھے آپ؟ اس نے جواب دیا، وہ رات کو جلا بس دیے نے کپڑے کو آگ لگا دی اور جسم کا دایاں حصہ جل گیا۔ پوچھنے والا شخص متعجب ہوا اور شرمندگی کے مارے گلی میں مڑ گیا۔ کریم کا باپ اپنے بیٹے کے پاس گیا، جھک کر پوچھا، جاگ رہے ہو بیٹا؟ جاگ رہا ہوں ابا۔ کوے کا کیا حال ہے؟ اچھا تھا میرے بچے، تمہیں سلام کہتا تھا۔ کریم نے ہنسنے کی کوشش کی، تو میں خود سے سلام کا جواب دوں گا نا ابا۔ اب ذرا بیل کھول دو، باہر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ کسان ضبط نہ کر سکا، بے اختیار رونے لگا۔ اپنی نئی بیاہی ہوئی بیوی کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھی اسے بے انتہا نفرت سے گھور رہی تھی۔ اسے وہ دن یاد آ گئے جب بیلوں کے لیے ایک علیحدہ ملازم ہوتا تھا، اور پھر جب کریم کی ماں چل بسی تو ملازم کو نکال دیا گیا اور بیل کریم کے آگے لگا دیے گئے۔ اسے اپنی ساری زندگی پر اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ وقتی مسرتوں کے سیلاب میں اس کے ولین محبت اور خاندانی غیرت کا فولادی قلعہ چرچ سے اکھڑ کر بہہ گیا تھا۔ روزانہ صبح و شام کوے کے لیے دانہ پانی لے جاتا، پھر کریم کے پاس بیٹھا رہتا۔ کوئی تیماردار آتا، اسے کہتا، بلا ناگا صبح حکیم جی آتے ہیں، دوا لگا جاتے ہیں، لیکن کریم کی حال گرتی جا رہی ہے۔ حکیم جی کہتے ہیں کہ روزانہ کوئی اس کے زخموں کو چیر دیتا ہے۔ تیماردار کہتا، کرپٹ بدلنے سے کچے زخم چھل جاتے ہوں گے، مگر اس کی تسلی نہ ہوتی کریم کے باپ کی۔ کریم کی حالت روز بروز ابتر ہوتی گئی، اور آخر ایک دن ایسا آیا، کریم صبح کو بے ہوش ہوا تو دوپہر تک اس کی آنکھیں نہ کھلی۔ اس کا باپ دیوانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بیٹھتا، بے مطلب بغیر کسی کام کے پیچھے دیوار سے سہارا لگا کر بیٹھنا چاہتا، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ اس کے اندر غم ابھی تازہ تھا، اسے ایک لمحہ بھی سکون میسر نہ ہو سکا، اور اس کی بیوی مکان کے کونے میں بیٹھ کر انگریزی صابن سے ہاتھ منہ اور پاؤں دھو رہی تھی۔ حکیم جی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے پکار کر کہا، ملک جی، بچہ ہوش میں آ گیا ہے۔ کریم کا باپ دوڑا دوڑا آیا۔ کریم کی پیشانی کو اس نے اتنی محبت سے چوما کہ آس پاس کھڑی عورتوں کی آنکھوں میں آنسوں کی ایک جھڑی لگ گئی۔ اس نے پوچھا، کریم بیٹا کیا حال ہے؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ درد کہاں ہو رہا ہے؟ جواب ملا، ایڑی میں ابا، ایڑی میں درد ہو رہا ہے۔ ایک لمبا سا کانٹا چبھ گیا۔ وہاں آئینہ دیکھتی ہوئی سوتیلی ماں کانپ اٹھی۔ کریم کا باپ بولا، بیٹا کل تمہارا کوا پر تول رہا تھا، مجھے ڈر ہے وہ اڑ نہ جائے۔ کریم بولا، تو ابا آج آخری پر سے دانے ضرور ڈال آنا۔ حکیم جی نے کہا، اب بچے کی حالت اچھی ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کریم کے باپ نے اپنی بیوی کو کریم کی دیکھ بھال کی تاکید کی اور مٹھی میں دانے دبائے کوے کے گھونسلے کی طرف بھاگا۔ وہ گلی میں بھی گولے کی طرح وہاں جا رہا تھا۔ چراغاں میں اس کے پاؤں ہوا میں تھڑکتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ سورج آسمان کے سینے میں دہک رہا تھا۔ کریم کا باپ تیزی سے بڑے نیم پر چڑھا، گھونسلے کے پاس پہنچے ہی تھا کہ کوا پھٹ پھٹ کی آواز پیدا کرتا گھونسلے سے باہر نکلا اور چراغاں پر اٹھتا، کھیتوں میں سے تیرتا، ڈھیروں پر لپکاتا ہوا لرزتے ہوئے آسمان میں غائب ہو گیا۔ کچھ یوں زخمی کوا آسمان میں ہی غائب ہو گیا۔ اس کے حواس معطل ہو گئے۔ وہ ٹہنیوں سے لٹک کر نیچے آیا، پوری قوت سے گھر کی طرف بھاگا۔ دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، بیٹا کریم، وہ کوا تو اڑ گیا۔ کریم کے لبوں میں ہنسی کھیل رہی تھی، جسے وہ اپنے باپ کے جنون کا مذاق اڑا رہا ہو۔ حکیم جی آئے، انہوں نے کریم کی نبضیں ٹٹول کر کہا، آج اس کے زخم کو کسی نے بہت سختی سے چھیلا ہے، اسی لیے جان بر نہ ہو سکا۔ آپ کے گھر میں کون تھا؟ ملک جی نئی بیوی کے ہاتھ سے لقمہ گرا کر پانی کے برتن میں گر گیا۔ کریم کا باپ کپڑے پھاڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ لوگوں، میرے بچے کی ایڑی میں کانٹا چبھ گیا ہے، اسے نکالو، وہ آج پربت سے پرے اڑ گیا تھا، اس کو پکڑ لاؤ، میری بیوی نے میرے بچے کے زخم چھیل دیے، اس پہ پہاڑ رکھو، لوگوں تم میرا منہ تک کے رہے ہو۔